वेलकम टू सऊदी लाइफ 360। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं बहुत ही खास, जो है सोशल मीडिया पे देसियों की शान। हमारे साथ है सलमान इमदाद। थैंक यू सो वेरी मच अयाज भाई, बहुत शुक्रिया वेलकम इनवाइट सलमान करने भाई। के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। और मेरे लिए ये काबिल फख्र बात है कि आपने बोला कि पाकिस्तानियों के लिए सोशल मीडिया की शान, तो बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच सर रियाद के अंदर जो मुझे याद है, मेरे ख्याल से आप पायनियर है और आपने ये देसियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे व्लॉग्स और सोशल मीडिया पे आप ही दिखना शुरू हुए सऊदी अरब में, जो मुझे याद है। मुमकिन है कोई और भी होगा, मगर आई डोंट रिमेम्बर। तो मैं आपको काफी टाइम से दिखता हुआ आ रहा हूँ और आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया इतनी जल्दी शॉर्ट नोटिस पे। तो ये बताएं कि कौन है सलमान इमदाद। सर सलमान इमदाद एक बंदा है, बच्चा है, बड़ा है, आदमी है। कभी वो भाई हो जाता है, कभी वो शौहर हो जाता है, कभी वो बिल्कुल छोटा बेटा है माशाल्लाह। और सर मक्का मुकर्रमा में मेरी पैदाइश हुई है और हम लोग मक्का मुकर्रमा में बचपन से रहे हैं। तकरीबन मैट्रिक तक मैं मक्का मुकर्रमा में रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं मूव हुआ जद्दा और पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा। उससे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर उसके बाद बैचलर्स किया यहीं से, यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी से। फिर उसके बाद मास्टर्स किया 2-3 साल का गैप लेके। और बस यहीं पे जद्दा में रहते हैं और साथ में कंटेंट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं और फूड कंटेंट बनाते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं। बस हर रोज कुछ ना कुछ एक नई कोशिश चल रही होती है कि कुछ नया बने और लोगों को उसके अच्छा, मेरे लिए भी बात हैरानकुन है कि आपकी, जैसे आपने बताया कि पैदाइश जद्दा में, मक्का में हुई है, तो मैं तो समझ रहा आप जद्दा में हैं और काफी टाइम से होंगे, मगर ये सब चीजें होती हैं क्योंकि मेरे लिए मेरा जो स्लोगन है वो पूछने का कि भाई कौन है मेरे गेस्ट। तो मैंने कहा यार आपसे पूछना बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आप माशाल्लाह आपका पूरा नेटवर्क सोशल मीडिया का आपको जानता है और आपका जो कंटेंट है वो वैसे व्लॉग। तो आपकी बाजी आ रही है तो पता है लोगों को, आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो लोगों को पता है, तो ईच एंड एवरीथिंग तो लोगों को पता है। इवन के जो है ना भाभी हमारी जो है उनका भी लोगों को पता है। बिल्कुल। तो अब मैं कैसे पूछूं ये, तो इसमें नई चीज अच्छी है आ गई कि आपने बता दिया कि आपकी तो पैदाइश है वो मक्का की है। देख लें भैया, पॉइंट हो गया। अच्छा सलमान भाई, आप जैसे सोशल मीडिया पे आप दिखते हैं माशाल्लाह, तो सिर्फ यही काम करते हैं, कुछ और भी करते हैं? सर अगर आप काम की बात करें तो मैंने, अगर थोड़ा सा शुरू से चलते हैं काम के हवाले से, जब मैंने बैचलर्स खत्म किया था तो उसके बाद मैंने डिफरेंट काम शुरू किया, जो मतलब उसमें स्टार्ट किया कि काम किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो मेरी पहली जॉब थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जद्दा के अंदर। ओके, गुड। और उसमें मैं था, अल्लाह भला करे, आपका पीआर डिपार्टमेंट के अंदर। और उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 महीने जॉब की। फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया क्योंकि वो एक टाइप की इंटर्नशिप थी, वो खत्म हुआ। फिर उसके बाद मेरी डिग्री वगैरह सारा कंप्लीट हुआ। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया एक स्कूल में। यहाँ पे आप ये कह लें कि छोटे बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बिल्कुल, क्योंकि टीचिंग करना शुरू की, क्योंकि मेरा मेन जो वो था, इंटरेस्ट जो था वो टीचिंग और पढ़ाना और इस टाइप का वर्कशॉप वगैरह इन चीजों से रिलेटेड था। लेकिन वो बच्चे मुझे हजम नहीं हुए क्योंकि बहुत ज्यादा शरारती बच्चे थे। प्लस ये कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने इनको 6 महीने से ज्यादा पढ़ाया तो ब्लड प्रेशर शुगर में यहाँ से लेके निकलूंगा। तो इस वजह से फिर मैंने वो जॉब छोड़ी। तो बच्चे जो है वो अपने देसी बच्चे थे या मतलब यहाँ वाले बच्चे? इंटरनेशनल स्कूल था। इंटरनेशनल स्कूल था, तो उसके अंदर मतलब डाइवर्सिफाइड कल्चर के बच्चे थे, उसमें देसी भी थे और उसमें दूसरे बच्चे भी थे। तो मतलब वो, मतलब मुझसे वो नहीं हुआ। तो आपने अगर इनको पढ़ा दिया तो मैं पढ़ाई भूल जाऊंगा, मैं खुद पढ़ाई भूल जाऊंगा, ब्लड प्रेशर शुगर में साथ लेके निकलूंगा। बस फिर उसके बाद मैंने, अल्लाह भला करे, आपका यहाँ पे एक कॉलेज है बतरजी मेडिकल कॉलेज। ओके। उन लोगों की एक फर्म थी बीटा के नाम से, बतरजी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अकेडमी। तो उसमें मैंने तकरीबन 3 साल पढ़ाया। उसमें सारे बच्चे जो हैं वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स और मतलब बड़े बच्चे थे। सबसे छोटा बच्चा वहां पे जो था वो तकरीबन 17 या 18 साल के थे। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स थे सारे। तो वहाँ आप और बच्चे बराबर की लग रहे हो? बराबर की एज के थे ऑलमोस्ट। तो वहां पे बिजनेस स्टडीज पढ़ाता था, साथ में वर्कशॉप्स वगैरह करवाता था। फिर उसके बाद 2018 में मैंने वो जॉब छोड़ी और फुल टाइम में कंटेंट क्रिएशन की तरफ आया। और कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट कर दी थी 2015 से तकरीबन। उस वक्त हमें पता नहीं होता था हम क्या डाल रहे हैं, क्या है। स्नैपचैट पे जो स्टोरीज बनाई वही डाउनलोड की, वही यूट्यूब पे डाल दी, क्योंकि कोई गुरु नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था।
कि किस तरीके से आपने क्या करना है। मुझे ये बहुत अरसे के बाद पता चला था कि थंबनेल भी किसी बला का नाम होता है, तो उसमें थंबनेल भी आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चीजें हैं। बहुत सारी वीडियोस मेरी अभी भी पुरानी वाली वो पड़ी हैं, उसको देख के आज भी देख लो तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको देख के, यार ये मैं क्या बनाता हूँ। मगर शुरू उसी से होता है, शुरू बिल्कुल उसी से शुरू होता है, उसी से होता बिल्कुल है। उसी से होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपना काम रिफाइन करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। अब सिलसिला ये है कि कंटेंट क्रिएशन तो 2015 से साथ चल रही है, और अल्लाह भला करे अब हमारी कंपनी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। अपनी हमारी फैमिली की कंपनी है, प्लस उसमें हम लोग इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हमारा इसमें काम है, मार्केटिंग फॉर अदर्स का वो है। बाय द वे अगर कोई देख रहा हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अपने वालिद के नाम पे कंपनी बनाई है, अल-इमदाद के नाम से। जबरदस्त। तो उसमें जितने भी ये सारी सर्विसेज हैं मार्केटिंग रिलेटेड वगैरह, ये सब हम डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग भी है, ट्रेडिशनल ट्रेडिशन मार्केटिंग भी है, प्लस इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट में वो बर्थडे पार्टीज वगैरह ये वाले इवेंट नहीं, कॉर्पोरेट इवेंट्स जो है, जिसमें ओपनिंग्स हो गई, जिसके अंदर आपका एनिवर्सरीज हो गई, जिसके अंदर लॉन्चिंग हो गई, प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो गई, तो वो वाली चीजें जो है वो हम लोग सर्विस सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं जी, और बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी करता हूँ तो मैनेज सही। करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। और देख ले भाई, आप लोगों ने आजकल का जो बिजनेस है ना, उसके अंदर लाजमी है कि आपने डिजिटल एडवर्टाइजिंग करनी है। बिल्कुल जरूरी। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि अगर हम अभी तक हमारा जो देसी कल्चर है, मोस्टली हम ये समझते हैं कि अगर सिर्फ एक रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत सबसे ज्यादा है। अगर किसी की प्लम्बिंग की दुकान है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, या ऐसे बिजनेस है, तो लोग समझते नहीं है इसके अंदर मार्केटिंग की जरूरत है। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि आजकल जो भी बिजनेस है, मतलब कोई भी बिजनेस, अब वो चाहे एक प्लम्बर की दुकान हो, चाहे वो एक टाइल्स का शोरूम हो, चाहे वो गाड़ियों का शोरूम हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, व्हाटएवर, उसका इंटरनेट के ऊपर होना मौजूद जरूरी है। जरूरी, ठीक है, अब वो चाहे गूगल मैप्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, और ये चीजें फिर आप जितनी ऐड करते चले जाएंगे वो चीजें उसके अंदर ऐड ऑन होती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट तो सबसे मेन प्रायोरिटी होती है गूगल मैप्स, क्योंकि अब पहले क्या होता था कि लोग गूगल पे सर्च करते थे, आप गूगल मैप्स पे जाके सर्च करते हैं कि प्लम्बर नियर मी। ठीक है, तो वो जो जिसने अपना उसमें डाला हुआ होता है, हेड ऑफ टाइम चल रहा होता है जो, क्योंकि अब हम एक तरीके से ये कह लें कि बिजी भी होते जा रहे हैं, लेजी भी होते जा रहे हैं। तो हमें क्या है कि हर चीज फिंगर टिप्स पे चाहिए, गूगल बाबा से चाहिए, गूगल बाबा से चाहिए। अगर गूगल बाबा पे नहीं मिली तो हम हाथ पैर उठा लेते, बोलते नहीं है, गूगल को नहीं पता तो नहीं है। जैसे वो घर के अंदर कोई चीज खोजा और अम्मी को नहीं पता हो तो इट मीन्स कि वो वाकई में खो गई है। तो इसी तरीके से गूगल के पास अगर चीज वो नहीं मिली तो इट मीन्स कि वो नहीं एग्जिस्ट करती। हालांकि आप बाहर निकल के देखें और ढूंढें तो बहुत सारे आप लोगों को प्लम्बर की शॉप भी मिल जाएगी, आपको ये भी मिल जाएगी, लेकिन उनका गूगल के ऊपर अगर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, या आप इंस्टाग्राम पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रेस्टोरेंट पे गया था, तो वहां पे जाके मैंने पूरा ऑर्डर प्लेस कर दिया, सब कुछ कर दिया, और इत्तेफाक से मेरा कार्ड वहां पे चला नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप हमें कैश दे दें। मैंने कहा ठीक है। मैं वापस आया गाड़ी में से कैश लेने के लिए, तो मैंने गूगल मैप्स खोला और उनके रिव्यूज चेक कर लिए। ठीक है, 40-45 लोगों ने उनको रिव्यू किया हुआ था और 2.8 उनकी रेटिंग। 2.8 रेटिंग देख के मैंने उसको जाके बोला, भाई मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो कहने लगा क्यों, अचानक ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, पैसे हैं मेरे पास, लेकिन आपका जो रिव्यूज है, मैं बिल्कुल सच बताया उसके बाद कि ये आपके जो रिव्यूज हैं ये अच्छे नहीं, नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है और मैं नहीं ले सकते हैं। कहने लगा लोग हैं कर देते हैं ये वो। मैंने कहा रियली सॉरी। उसके बिल्कुल सामने एक और रेस्टोरेंट था, मैंने जाके वहां से वो किया, उसके रिव्यूज अच्छे थे, 4.5 4.6 थे, और उसके कोई 1400-1500 लोगों ने उसको रिव्यू किया हुआ। तो वो मैंने उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई उसके रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं, उसके गंदे हैं। तो यही चीज आपको ऊपर भी लेके जाती है, यही चीज आपको नीचे भी लेके आती है, और कस्टमर्स का रिव्यूज वगैरह जो है वो भी इसमें पता चल जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जैसा ओल्ड स्कूल सिस्टम में और न्यू सिस्टम में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि अच्छा आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है जब आप ऑनलाइन आते हैं ना। एक आपने घर में एसी का टेक्नीशियन बुलवाया, बिल्कुल, और उसका कोई सोशल मीडिया पे एग्जिस्टिंग नहीं है, वो आपको सर्विस अच्छी देगा नहीं, क्योंकि आपने देखा है अमूमन जो हम खास तौर पे एसी टेक्नीशियन, फ्रिज टेक्नीशियन, वॉशिंग मशीन, इस वाले में हम लोग बहुत सर्व करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में आते हैं लोग। ठीक है, अगर यही अकाउंट सोशल मीडिया के थ्रू होगा तो वो अपनी रेटिंग के चक्कर में एक तो सर्विस भी अच्छी देगा, और आपको बोलेगा भी भाई मेरी रेटिंग अगर अच्छी कर दे। और खास तौर पे आपने फर्क देखा है टैक्सी ड्राइवर्स में, बिफोर उबर करीब और आफ्टर, कितना एटीट्यूड में फर्क आ गया, बहुत फर्क है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा ये बताएं कि सुना है कि आप कोई भी वीडियो बनाने के, कहीं भी जाने के, बहुत ज्यादा हजारों रियाल में पैसे मांगते हैं आपको? आप लोग या आप?
आप इसको डिफाइन करें पहले। हाँ, मतलब सोशल मीडिया वाले सारे, और माशाल्लाह जो सोशल जितना आपका नाम बन गया, आप तो माशाल्लाह लाखों रियाल कमाते होंगे। रिलेटेड तो एडवर्टाइजमेंट, अगर देखें सोशल मीडिया से पैसे कमाने के ना काफी सारे जरिए। एक तो वो रेवेन्यू होता है जो यूट्यूब से, फेसबुक से आपका आता है। आजकल मैंने सुना है कि इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज हो रहा है, फिर उसके बाद फेसबुक की रील्स मोनेटाइज होती हैं। ये एक तो ये सीधा सीधा सा जरिया है, आप मेहनत कर रहे हैं और आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इतने पैसे होते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली अपलोड कर रहे हैं और डेली के आपके 10, 12, 15 हजार व्यूज आ रहे हैं, तो महीने में आप इतने पैसे बनाते हैं कि आप ये कह लें कि एक गाड़ी खरीद लेते हैं। सर आई विश। अच्छा, तो अगर ऐसा होता, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इतने पैसे होते हैं कि तकरीबन आप कह लें कि आप उससे अपना बिजली का बिल भर दें, ना करें ऐसा। ठीक है। अच्छा। ये इतने पैसे होते हैं, और आप 1-2 दफा जाके कहीं बाहर डाइन आउट कर लें। अगर मैं आपको नंबर दूं ना एक, तो ये $450 से $500 बनते हैं। ओके, तो ये तो फिर आप गाड़ी का पेट्रोल और मेंटेनेंस रख लें। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, दूसरा इधर पैसे कमाने का यूट्यूब से या सोशल मीडिया से या ट्रैफिक को कैश करने का जो दूसरा तरीका है वो होते हैं ब्रांड्स। ठीक है, ब्रांड्स किस तरीके से होते हैं कि ब्रांड्स हमारे पास आते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ट्रैफिक है। ठीक है, और ट्रैफिक होने के बाद उसके क्या फायदा होता है कि जब जैसे कोई रेस्टोरेंट वाला है, जैसा माशाल्लाह आपका अपना रेस्टोरेंट है, आप हमारे पास आते हैं और आपको बताते हैं कि यार हमें फला फला हमने ये चीज लॉन्च की है या मेन्यू लॉन्च किया है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें बता के कि आप ये चीज ऑडियंस तक आपने पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है, जो आपके पास ट्रैफिक आपने इकट्ठा किया है उस तक पहुंचाना है। तो उसके हम आपको एक नंबर ऑफ मनी चार्ज करते हैं जिसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये होती हैं मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग चार्ज करते हैं, जिसमें चार्ज करते हैं। अच्छा, अब आप फॉर एग्जाम्पल कहीं पे किसी बोर्ड पे जाते हैं, कहीं पे एडवर्टीजमेंट लगवाने के लिए, तो आप उसका भी पे करते हैं। ठीक है, और हजारों में नहीं लाखों में पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेन रोड होता है तो उसके जो कुबरी मंशा होती है उस पर अगर कोई एड लगा हुआ होता है, तो उस पर अपना एड इतने दिन शो कराने के लिए आपके 1 लाख 1.5 लाख रियाल ऐसे चले जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और मजे की बात ये होती है कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं देख सकते कि कितनी आई बॉल्स इस पे पड़ी हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो आपको ये पता होता है कि इसकी रीच कितनी, कितने व्यूज आएंगे इसकी वीडियो पे, और एस्टिमेटेड कितनी कन्वर्जन होंगी सेल्स की। ठीक है, ये वाली चीज होती है। तो मेन जो इनकम का जरिया होता है एक इन्फ्लुएंसर के लिए, हर कोई नहीं करता ऐसा, ठीक है, कोई कोई ऐसा करता है। और यहाँ पे सऊदी के अंदर आजकल क्योंकि लाइसेंस वगैरह का सिलसिला है कि एक इन्फ्लुएंसर के पास लाइसेंस होना चाहिए जिसका नाम मौसूफ है, तो वो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होता तो आप एलिजिबल नहीं है एडवर्टाइजमेंट्स करने के। तो मैंने कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए, तो मैंने इस वजह से अपनी वो वाली एक्टिविटी जो है वो अपनी रोकी हुई। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, ब्रांड्स की प्रमोशन वगैरह, वो वाली चीजें रोकी हुई क्योंकि उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। तो उसमें जो है आपके पैसे, जो आपने जो बात सुनी है कि हजारों रियाल लेते हैं और कमाते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ब्रांड्स हैं, जो हमारे देसी ब्रांड्स हैं, उनके पास हजारों रियाल का बजट होना बहुत जरूरी है, जो कि होता नहीं। बिल्कुल, मोस्टली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सलमान भाई मोस्ट वेलकम, हमारा रेस्टोरेंट है, आप तो हमारे पास हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आके खाना टेस्ट करें और हमें अपना उसमें वीडियो में, रील्स में, आप शॉर्ट्स में हमारा रिव्यू दे दिएगा। अच्छा सही, ठीक है, हाँ सर, और क्या चीज चाहिए आपको? बस आप ब्लॉग में भी डाल दें तो अच्छा हो जाएगा। चले ठीक है, ब्लॉग में हम खाना खिला दें। हाँ, हम खाना खिला। अच्छा, इन रिटर्न आप क्या सर ओवर द डिनर कर रहे हैं? अब मुझे एक बात बताएं, एक सलमान भाई, उनके साथ उनकी वाइफ नम्मो आती है, कितना खाना खाएंगे वो? एक एस्टिमेट बताएं, आपके रेस्टोरेंट है, 2 लोग आके कितने कितने का खाना खाते हैं? खाएंगे 100 ही खाएंगे। मैं कहता हूँ 200 रियाल का खाना खा लेते हैं। ठीक है, क्या आप उस वीडियो से या आप उस पब्लिसिटी से, मैं इसको मार्केटिंग नहीं बोलूंगा, आज उसको पब्लिसिटी बोलूंगा, क्या आप उस पब्लिसिटी से अंडर 200 कमाएंगे या ओवर 200 कमाएंगे? देखें, बिल्कुल, जो मैंने आपसे सवाल करा था उसके पीछे वजह भी यही थी कि लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। मेरा मतलब, अगर आप मेरे सवाल के जवाब दें तो मैं इसको आगे मजीद कंटिन्यू करके नहीं, वो तो लाजमी सी बात है, आप ओवर 200 कमाएंगे ना, आपके पास ज्यादा लोग आएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होगा जरूर कि जो सोच रहा होगा वीकेंड पे बैठ के अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊँ, तो उसके जहन में आएगा हाँ यार सलमान पे नमो उधर गए थे, चलो हम उधर चलते हैं। ठीक है,
तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे उससे बनाएंगे। तो इसकी मेन वजह ये होती है कि भाई अगर आपके पास एक ऑडियंस है, आपके पास एक ट्रैफिक है, और आप उसकी बेसिस पे अगर कहीं से मार्केटिंग के वो लेते हैं, प्रमोशन के पैसे लेते हैं, तो इट्स टोटली नॉर्मल। ठीक है, क्यों नॉर्मल है? क्योंकि आप यही पैसे जाके इंस्टाग्राम पे पे करते हैं, ठीक है, और वहां पे पे करने के बाद आप अपनी स्टोरीज बूस्ट करते हैं, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बूस्ट करते हैं, ताकि आपके पास नया कस्टमर है। यहाँ पे एक मतलब मैं बहुत ही यानी ये कह लें कि दुख के साथ ये वाली बात बताऊंगा कि जब इंसान आपके सामने होता है ना, और आपको ये पता होता है कि यार ये पैसा जो मेरी जेब से निकल रहा है, ये इसकी जेब में जा रहा है, तो आपकी कोशिश होती है कि अल्लाह करे ना जाए, ठीक है, और कम से कम हो जाए। कि अगर इसने अगर प्राइस बताई है 5,000 रियाल, तो ये 5,000 कहीं से अगर 50 रियाल में हो जाएगा, किसी तरह से मैं इसको तोड़ लूं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आप आईफोन लेने के लिए जाते हैं, वहां पे 6,500 रियाल का आईफोन मिल रहा होता है, आप ठक करके पैसे पे करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि ये पूरा 6,500 कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, वो आधा जरीर में जा रहा है, फिर उसके पास जा रहा है, फिर एप्पल पे जा रहा है, फिर वो डिफरेंट उसके कॉस्ट होती है। लेकिन जहां आपको पता होता है ना, ये पैसा ये डायरेक्ट इस बंदे की जेब में जा रहा है, तो वहां पे आपको सारे वो एक तरीके से क्या है, मौत पड़ने शुरू हो जाती है कि यार इसके पास पैसे नहीं जाने चाहिए, पर मैं यहाँ इसको किसी तरह तोड़ लूं। अच्छा, एक इन्फ्लुएंसर, सॉरी आप सवाल बिल्कुल करिएगा, लेकिन मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि एक इन्फ्लुएंसर क्यों ज्यादा चार्ज करता है। आप ये देखें कि वो मेहनत कब से कर रहा है, राइट। आपके रेस्टोरेंट है कितने साल से? 4-5 ईयर्स हो। कितनी मेहनत हुई है उसके ऊपर, ठीक है। जो खाना आपने पहले दिन बनाया, क्या आज भी वो वैसी का वैसी है? इम्प्रूवमेंट आई है ना उसके अंदर, ठीक है। जो कस्टमर आपने पहले दिन बनाया, क्या आज भी वो आपके साथ है? कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। इस तरीके से आपने एक अपनी पूरी फैमिली बनाई है, 4 to 5 ईयर्स आपने उस चीज को दी है। एक इन्फ्लुएंसर अपनी मेहनत देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि अब जैसे मैं जिन दिनों डेली व्लॉगिंग कर रहा था, मैं सुबह निकलता था, पूरा टाइम जैसे किसी के साथ फन करना है, कुछ करना है, मिलना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मिलना आया हूँ, तो मैंने वो भी व्लॉग में डाल दिया, फिर खाना खाने गए वो भी डाल दिया, घूमने गए, गाड़ी बनवा ली, ये करवा लिया, दाढ़ी बनवा ली, ये सारी चीजें करी, ठीक है। फिर रात को मैं 11 बजे घर पहुंचा, ठीक है। दोपहर 2 बजे मेरा व्लॉग रेडी होना चाहिए है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये मेरी शतारत है कि मैंने 1.5 से 2 घंटे में व्लॉग एडिट कर लिया, रात को 1-1.5 बजे तक मेरा व्लॉग रेडी है। मैंने उसको स्केड्यूल किया अगले दिन दोपहर 1-2 बजे तक, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सोया, अगले दिन का स्केड्यूल करके कि हाँ यार मैंने उठ के अगले दिन ये करना है, ठीक है। हर रोज इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, हर रोज को कैसे प्रेजेंट करना है, हर रोज कैसे प्रेजेंट करना है कि वो इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो ये मेरी मेहनत है हर रोज की। आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आप डेली व्लॉग कर रहे होते हैं, डेली का आप तकरीबन अगर मैं कह लूं कि $15-20 बना रहे होते हैं, आप एक दिन बीच में व्लॉग नहीं करते, उसके अगले दिन का रेवेन्यू आपका एकदम से गिर के 2-3 का आ जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एक इन्फ्लुएंसर दिखते नहीं है, जो एक इन्फ्लुएंसर फेस कर रहा है। फिर उसके बाद अगर एक इन्फ्लुएंसर आपसे ये कहता है कि मैं 5,000 रियल चार्ज करूंगा एक वीडियो बनाने के, तो उसूलन तो ये है कि ब्रांड्स को उसको ज्यादा पैसे देने चाहिए, क्योंकि आप, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ ये बात कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर को 5,000 रियल पे करते हैं एक वीडियो बनाने के, तो आप मिनिमम 30 से 35,000 रियल उस इन्फ्लुएंसर के पीछे निकालते हैं। आई होप अल्लाह करे ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल है। अच्छा, मैं आपने माशाल्लाह बड़े तफसील में बता दिया जी। और मेरे पास इस चीज से रिलेटेड अगर आपके पास और भी कोई सवाल हो तो प्लीज मुझसे कीजिए। एक्चुअल मैंने ये 5 सवाल करने थे। जी प्लीज प्लीज। आपने 5 सवालों का जवाब दे दिया एक सवाल में मेरे। बिल्कुल सही है, बात समझ रहे हैं आप मेरी। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में शुरू से डिजिटल मार्केटिंग को अंडर एस्टिमेट रखा गया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। आज की बात छोड़ दें, आज कैमरास चेंज हो गए। आप चले जाएं 15 साल पहले, अगर आपके खानदान में कोई एक बंदा होता था उसके पास कैमरा होता था और वो फोटोग्राफी करता था शादियों की, डीएसएलआर, पूरा खानदान चाहता था फ्री में आगे फोटो खींचे। बिल्कुल ऐसी। और वो बोलता था भाई इसमें खर्चा आएगा, तो बोलता था तुमने करा ही क्या, मतलब वीडियो बनाई है, फोन है तुमने बना लिया। तो वो माइंडसेट आज तक है सर। बिल्कुल है, समझ रहे। अच्छा, अब आपको कोई बुला रहा है, मुझे नहीं बुला रहा या किसी और को नहीं बुला रहा, आपको क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस बनाई, जो आपने बताया। बिल्कुल। और आपने अपनी ऑडियंस बनाई है, वो पिछले 5-7 साल में बनाई है। बिल्कुल ऐसी। तो सलमान भाई जो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूंगा। और वो सवाल मैंने करा ही इसलिए था ताकि ये उसको अपने तरीके से बहुत अच्छा एक्सप्लेन करें जैसे उन्होंने करा। तो भाइयों, बहुत मेहनत होती है। जो भी इन्फ्लुएंसर है, देसी खास तौर पे बड़ी मेहनत करते हैं, और जितने बिजनेस है उनको प्रमोट करते हैं।
और बहुत सारी जगहों पे फ्री भी करते हैं, जो डेली व्लॉग्स में आता है वो उसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर आप ओवर द डिनर भी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, यहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं कि वो एक स्टोरी बनाने के खाली आपसे 80,000 रियाल लेते हैं। ये मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं। आप चाहें तो मैं आपको वो वाले इन्फ्लुएंसर्स के कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दे सकता हूँ, आप कंफर्म करने के लिए उनसे कॉल करके एक दफा पूछिएगा। फिर आपको अपने देसी इन्फ्लुएंसर बड़े सस्ते लगेंगे, यार ये तो फ्री लगेंगे। आप सोचें, मैं तो आपको ये वाली ऑफर कर रहा हूँ ना कि मैं आपको व्लॉग भी बना के दे रहा हूँ, जो कि एक बड़ी मुद्दत तक यूट्यूब के ऊपर भी पड़ा रहेगा, फेसबुक पे भी रहेगा, रील भी बनेगी, स्टोरी भी बनेगी, तो मैं आपसे ये पैसे ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर एक इन्फ्लुएंसर ऐसा है जो आके सिर्फ एक स्टोरी बना रहा है और 24 घंटे सिर्फ वो रहेंगे आपके उसके ऊपर, और वो आपसे 80,000 रियाल चार्ज करके जाए, तो सर उसका इतना इन्फ्लुएंस भी तो होगा। अल्लाह करे आप भी उस लेवल पे जाएं कि आप भी 50,000 रियाल और 50,000 रियाल लें, 60,000 रियाल लें। देखें, जाने को चले जाते, मेन चीज है कि पैसे निकाले आवाम, पैसे निकाले आवाम ब्रांड्स, ठीक है। देखें, अब मैं जब कोई भी मार्केटिंग करता हूँ ना किसी भी चीज की, तो मुझे पता होता है कि ये कौन सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेन वाटर, ठीक है, मैं अयाज भाई आपको ये तब तक रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक मैं ये खुद नहीं पीऊंगा, राइट, ठीक है, जब तक मैंने इसको खुद नहीं किया होगा। आज की उसमें मैंने वो डाला, मेरे पास एक ब्रांड की तरफ से एक पावर स्टेशन और सोलर पैनल्स हैं। ओके, अच्छा, मैंने उसको रिकमेंड नहीं किया, ठीक है, ना ही मैंने ये बोला कि आप इस लिंक पे जाकर खरीद सकते हैं या कोई भी कुछ भी चीज, रील डली भी आप जाके चेक कर लीजिएगा। वो किस लिए, उसमें मैंने ये बोला है कि मैं इसको पहले टेस्ट करूंगा, अगर वर्थ इट लगी तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि ये चीज कैसी है। मगर ये तो मुमकिन है आप कर रहे हैं ऐसा, आप ये फिल्टर लगाए हुए आपने, मगर बहुत सारे तो ऐसे, और ये चीज मेरी पार्टियों को पता है कि अगर यार फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स की बात है, ठीक है, अभी सारास परफ्यूम एक है, मैंने उनके साथ काम किया है, तो मतलब इसमें खुदा न खास्ता कोई गुरूर की या तकब्बुर की बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत एक काबिल फख्र बात है कि जो लोग मुझे देखते हैं वो मेरी फैमिली की तरह मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे कहने पे वो जाके वहां पे चीजें आउट ऑफ स्टॉक करवा देते हैं। तो साराज वालों के मेरे पास ये मैसेजेस आए कि भाई आपने जो अरेबियन ड्यूज नाम था उस परफ्यूम का, अभी तक वो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो वो मैंने चाहिए था ना कि स्टॉक बनवाऊं जरा ज्यादा, वो 2 से 3 दफा मैंने एंडोर्स की थी, उन्होंने स्टॉक बनवाया था उसका, और वो स्टॉक उनका तकरीबन हफ्ते डेढ़ के अंदर अंदर खत्म हो गया और अभी तक वो आउट ऑफ स्टॉक है, अभी उसकी प्रोडक्शन चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी लोग प्यार करते हैं। उन्होंने उनके अक्सर मैसेज आते हैं कि यार आपकी ऑडियंस जो है ना, और आपको प्यार करने वाले जो है वो आपको बहुत प्यार करते हैं और पढ़े लिखे लोग। तो मेरे लिए ये बड़ी काबिल फख्र बात होती है कि यार मुझे जो लोग देखते हैं वो मतलब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ट्रस्ट लेवल है, क्रेडिबल है, और ये मतलब मेरे लिए एक बहुत काबिल फख्र बात है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं बोलूंगा नहीं यार मेरा कंटेंट ही ऐसा है कि मेरे पास तो इतने लोग आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास मेहरबानी होती है किसी भी इंसान के ऊपर कि वो लोगों का पसंदीदा हो जाता है या लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ऐसी ऑडियंस दी है कि जो मोहब्बत भी करती है, जो प्यार भी करती है, और जो हमेशा मतलब जब भी मिलती है इज्जत से मिलती है, और जो भी उनको बात बताई जाए तो वो उस पर अमल करते हैं कि हाँ यार ये चीज अगर रिकमेंड हुई है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी है। उसकी वजह यह है कि शुरू दिन से डे वन से कोई भी चीज उनको ऐसी उठा के नहीं दी कि यार ये भी ले लो तो ये भी ले लो, तो वो मतलब कचरा नहीं किया। जो चीज नहीं समझ आई, लिटरली आप यकीन करें, मेरे पास एक स्वीडन की कंपनी आई थी, उसने मुझे अपने एयरबड्स दिए थे, ठीक है, और साथ में और प्रोडक्ट्स दी थी, मुझे नाम भी भूल गया, उस पर काफी पुरानी बात है। मैंने यूज किया, मुझे नहीं समझ आया, ठीक है, मैंने उससे बोला कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा, उन्होंने मुझे कंपनसेशन भी वो की, ऑफर की कि आप इतने पैसे ले लें हमसे, ठीक है। मैंने उनको मना कर दिया, उन्होंने कहा आई एम रियली सॉरी, ये चीज मुझे नहीं पसंद आई, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, मैं पैसे लेके मैं कर देता हूँ, लेकिन जो लोग लेंगे वो मुझे गालियां देंगे, उनके भी तो पैसे लग रहे हैं ना यार, ठीक है, वो मुझे गालियां देंगे कि यार इसने ये हमारे कोई वाली चीज रिकमेंड की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये वाली बात कह रहा हूँ कि मैंने कभी भी कोई ऐसी चीज ना रिकमेंड की, ना ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट, ठीक है, और ना ही कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट कि भाई आप, ये बड़ी बात है, ठीक है, और ना ही कोई ऐसी सर्विस कि भाई जो मैं खुद यूज नहीं कर रहा, जो मुझे खुद नहीं पसंद, और मैंने कहा यार बस चिपकाओ किसी तरीके से, लगाओ लोगों को, क्योंकि मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं। तो वो उस चीज में आप जब इनकार कर देते हो तो अल्लाह ताला भी आपको उसमें बरकत देते हैं, और जो आपको मिल रहा होता है थोड़ा हो ज्यादा हो जितना, अल्लाह ताला उसमें आपको बरकत और सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट के साथ आपको वो चीज मिलती है कि आप बोलते हो कि यार हाँ, बजाय इसके 10,000 आते हो 2,000 आ गया, अल्लाह का शुक्र है, ये हमने रस्म हलाल कमा लिया। तो ये भी हलाल और हराम के जुमरे में आ जाती है चीज कि भाई वो कोई चीज हमने नहीं पसंद आई, उसको हमने प्रमोट कर दिया, लोगों का 1,000 रियाल उस पर लगवा दिया, और अपना खुद हम यूज नहीं कर रहे वो चीज। तो ये वाला देख लो पार्टियों,
पार्टियों में देख लो, इस तरह मेहनत होती है। अच्छा ये बताएं कि अब माशाल्लाह माशाल्लाह जिस लेवल पे आप हैं और जो भी बातें कर रहे हैं, ये बड़ा आसान लगता है लोगों को। कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुंचने में? सर मैंने आपको बताया, मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी नवंबर 2015 में, और 24 में हम चल रहे हैं। 9 साल हो गए। 9 साल हो गए, ठीक है। अगर आप बात करें कि यार 9 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो मैं अगर बात ना ये बताऊं कि मैं प्रॉपर समझने के और सीखने के बाद से जो काम कर रहा हूँ वो 2018 से कर रहा हूँ, लेकिन 2015 से चुटर पुटर थोड़ा थोड़ा करके चल रहा था कि इस फील्ड में एंटर होना है। तो 2018 से मैं प्रॉपर इसके ऊपर काम करना शुरू किया, सारा कुछ शुरू किया, एंड देन फिर उसके बाद आज 2024 है, आपके सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जितना भी है, जो भी है, अल्लाह का उस पर करोड़ दफा शुक्र है। बहुत जबरदस्त। अच्छा, एक कंटेंट मैंने आपका देखा और मुझे बहुत पसंद आया, और मतलब मैं सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस्ड हुआ आपके कंटेंट से, वो एक कंटेंट, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्लीज बताइए। मैं बात कर रहा हूँ वो जो आप हेल्प करते हैं लोगों की, डोनेशन की, जो लोग मुश्किलात में हैं, जेल में हैं, और उनके पास वो कहाँ से केस आता है और क्या सिलसिला होता है, जरा बताया। ठीक है। उस पे इंशाल्लाह ताला अनकरीब मेरा एक पॉडकास्ट भी आने वाला है, बड़ा डिटेल। अच्छा। और वो क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, क्या होती हैं, वो मैं आप लोगों आपको बड़ी डिटेल में बताता हूँ, समझाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जब कोई भी केस हल होता है ना, जब कोई भी केस सॉल्व होता है, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, यार हमारी हेल्प कर दें, हमारे वो कर दें। और मैं आपको उससे पहले एक सऊदीया का रूल बता दूं कि सऊदीया के अंदर आप गूगल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि फंड रेजिंग का सऊदीया के अंदर क्या स्टेटस। बिल्कुल, ठीक है। सऊदीया के अंदर फंड रेजिंग इज इक्वल टू टेररिज्म। यस। ठीक है। फंड रेजिंग क्या है, कोई मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। फंड रेजिंग वो है कि आपने बिना किसी जमिया के, ठीक है, कोई केस कहीं किसी जमिया के अंदर हो, या आप बोलें कि, और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि भले वो, क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा मेन रीजन यही होता है ना कि भाई आपने तो हम अगर कोई आपको पकड़ता है या कोई सवाल जवाब होते हैं कि हम खैर के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इवन इट इज फॉर गुड। ठीक है। कि अगर कोई किसी अच्छे काम की नीयत से भी करना हो तब भी मना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं करता हूँ वो किस तरीके से अलाउड है या किस तरीके से हलाल। फंड रेजिंग इस तरह से मना है कि फॉर एग्जांपल भाई मैं अब वीडियो डालूं और वीडियो डाल के बोलूं कि ये इतने पैसे हैं, ये अकाउंट नंबर है, इसके अकाउंट में पैसे डाल दें। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, कंपनी अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, इल्ला के जमिया का अकाउंट हो, और वो केस जमिया से और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। ठीक है। जमिया खैरिया जो होती हैं, जो इसको क्या कहते हैं अपना, अच्छा, वेलफेयर वेलफेयर जो होते हैं, ठीक है वो, हाँ, तो वो क्योंकि जब आप वेलफेयर में केस जमा कराते हैं तो ऐसा नहीं होता वो एकदम से आपको उठा के पैसे दे देते हैं। वो केस गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उस पर एक अकाउंट नंबर इशू होता है, सारा कुछ होता है, फिर उसके बाद उस पर पैसे जाते हैं। तो अच्छा, मैं एक जगह जी जी समझने के लिए, मैं ये समझता हूँ कि एक आदमी है, वो किसी जेल में है, किसी सजा में, जी, उसको पनिशमेंट हो गई, जी, उसने, गवर्नमेंट ने बोला भाई आप 40,000 रियाल जमा करोगे, आप बाहर निकलोगे, ठीक है, तो उसका एक रकम सदाद आ जाता है, जी, ठीक है। आप ये रकम सदाद डायरेक्टली शेयर कर देते हैं या जमिया वाले स्टेप के बाद करते हैं? मैं आपको बताता हूँ, हम अभी जेल वाली तरफ आए ही नहीं है। अच्छा। मैं आपको एक अलग सिनेरियो बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट था, ओके, उसका इतना बिल बन गया, वो जमिया के पास जाता है, जमिया वाले पूरा केस वेरीफाई करने के बाद, उसका अप्रूवल लेने के बाद फिर वो अकाउंट नंबर अलॉट होता है, फिर उसमें पैसे जमा होते हैं, तो वो जमिया पे। ओके। तो जो आपको मैं बता रहा था कि जमिया वाला सीन है, तो ये वाला ऐसा होता है जमिया के थ्रू, ठीक है, उसमें फंड रेजिंग आपको अलाउड है। अच्छा, दूसरा जो मैं केसेस शेयर करता हूँ, ठीक है, उसमें केसेस में कैसा होता है कि जैसे एक बंदा है, वो पिछले 5 साल से जेल में है, ठीक है, और उसके ऊपर इतने इतने पैसों का केस है। अब वो केस किस तरीके से हो सकता है, वो चोरी का केस हो सकता है, वो ऐसा केस हो सकता है कि वो किसी कंपनी में काम करता था, यानी डिफरेंट जो केसेस मेरे नजर में आए हैं, वो ऐसा केस हो सकता है कि जो मतलब वो नहीं होता रेल की धकेलना, ठीक है, वो वाले केसेस में हो सकते हैं। फिर वो ऐसे केसेस हैं जो, अल्लाह भला करे, कोविड में बहुत सारे उस टाइप के केसेस रेज हुए हैं, जैसे घर के किराए नहीं दे सके, मालिक मकान ने केस कर दिया, ठीक है, गाड़ी किस्तों पे थी, जॉब छुट्टी, किस्तों की गाड़ी को उठा के ले गए, अब जिस कंपनी के साथ थी, अब वो चाहे बैंक हो चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी हो, उन्होंने केस कर दिया कि भाई इतने अमाउंट का केस है। अब जब किसी के ऊपर केस होता है, ठीक है, तो उसके 2 किस्म के केस हैं। एक तो मुजरिम है, जिन्होंने जुर्म किया होता है या कोई इस टाइप का होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, वो केसेस हमारे पास नहीं है, अब वो नहीं लेते, ठीक है, वो लोग, वो केसेस हमारे पास नहीं है। हमारे से मुराद क्या है वो मैं भी आगे जाकर बताता हूँ।
दूसरे केसेस होते हैं ये कर्जों वाले, बिजनेस किया, लॉस हो गया, आप या किसी ने उसके ऊपर केस कर दिया। तो जब केस हो जाता है तो केस होने के बाद महकमे से आपके पास मैसेज आता है कि आपके पास 5 दिन है, ये आपका केस नंबर है, ये आपका सदाद नंबर है, ठीक है। महकमा तनफीजिया से ये वाला नंबर वो आता है, केस मैसेज आता है कि केस नंबर, सदाद नंबर और ये अमाउंट है, 5 दिन के अंदर आप ये पे करते हैं, वरना आपके ऊपर गवर्नमेंटल चार्जेस अप्लाई होंगे। और वो चार्जेस क्या है, वो चार्जेस क्या है, वो डिपेंड करता है कि केस क्या है। अच्छा, उस बीच अगर वो बंदा, जैसे केस ज्यादा का होता है या उसमें जेल का ही सीन होता है, तो वो बंदा बंद हो जाता है, जेल में बंद हो जाता है, ठीक है। चोरी का केस होता है तो राइट अवे वो जेल में जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद इस बीच में अगर ऐसा भी होता है कभी कभार के बंदा फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट के केस में अंदर चला गया और वहां पे उसका पुलिस रिकॉर्ड चेक हुआ और पता चला इसके ऊपर तो पैसे हैं, इसके ऊपर तो केस है, फिर वो बैठता है अंदर, ठीक है, अनटिल कि वो वाले पैसे पे ना हो, ठीक है। और पे करे बगैर कोई हल नहीं है, कोई माफी वाफी नहीं होती, कोई माफी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो पैसे गवर्नमेंट ले रही, वो पैसे आपके मेरे जैसे कोई और बंदे ने उसके ऊपर केस किया, ठीक है, मुद्दई और दाई वाला सीन है, ठीक है। तो कभी कभार अभी अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया हुआ है, उसकी अभी वेरिफिकेशन चल रही है कि एक खातून थी, उनके बेटे से एक्सीडेंट हुआ था और 100% गलती उसी की थी और अगले बंदे की डेथ हो गई थी, ठीक है, बहुत बड़ा केस हो जाता है। तो अगले बंदे के ऊपर वो हुआ था, अभी तक उनका जो बेटा है वो जेल में नहीं है, ठीक है, 2 साल पुराना केस है, अब जाके उसके फाइनल उसके वो हुआ है, मतलब फैसला वगैरह हुआ है, वो बेटा उनका अभी तक जेल में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अमाउंट बहुत बड़ी है, ठीक है, हाँ, दियत जो है वो बहुत बड़ी है। तो अब मैं जो आपको बात कर रहा था कि हमारे पास जो केसेस आते हैं वो क्या होता है, वो केसेस इस तरीके से होते हैं कि मुझे पर्सनली फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई मैसेज करते हैं कि सलमान भाई ये केस है फला फला बंदे का, आप ये लगा दें, मुझे अलाउड नहीं है, ठीक है। मुझे किस सूरत में अलाउड है, मैं जो लगाता हूँ वो कौन से केसेस हैं, किस तरीके से लगते हैं, वो इस तरह से होता है कि मेरे पास कोई भी केस आता है मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ कॉन्सुलेट पे, ठीक है। कॉन्सुलेट में एक भाई है नसर भाई, वो पूरी वेरिफिकेशन करते हैं, उनके पास तमाम कैदियों की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे इस बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन एक बात उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने बहुत दफा सुना भी होगा, शायद कहा भी होगा, आई वॉज वन ऑफ देम, क्या यार हमारी कॉन्सुलेट क्या करती है, बिल्कुल, ठीक है। अमूमन ये तो आम है, हमारे ये एक आम चीज है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी काउंसलेट क्या क्या करती है। अच्छा। जब मैं इस फील्ड में आया ना तब मुझे पता चला कि हमारी काउंसलेट वाकई में क्या क्या करती है, ठीक है। हमारी काउंसलेट के पास पूरी लिस्ट होती है कि कौन सी जेल में कितना बंदा है, किस बंदे के ऊपर क्या केस है, किस बंदे के ऊपर कितने पैसे हैं, कितने अरसे से वो जेल में है, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग जिंदा बचे में हैं। फिर जब वो पैसे पे हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी काउंसलेट का बंदा दिन रात चक्कर लगाता है उसके सारी चीजें क्लियर करवाने के लिए, ओके, डॉक्यूमेंटेशन करवाने। मैं काउंसलेट का बंदा नहीं हूँ कि मैं बैठ के यहाँ से आपके काउंसलेट की तारीफें कर रहा हूँ, लेकिन जहां अच्छी बात होती है वहां पे उसका जिक्र करना चाहिए, ठीक है। मैंने ये चीजें होती भी देखी हैं अपनी आंखों से। कॉन्सुलेट का बंदा हमारा एक मुख्तस बंदा होता है जो हर रोज ये फाइल का बंडल लेके जाता है और जाके वहां पे वो केसेस क्लियर करवाता है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त एक बंदे के ऊपर केस होता है, सारा कुछ होता है, तो उसके मल्टीपल जगहों पे अकाउंट्स बंद होते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले उसकी खदमात रुकती हैं, मना सफर होता है, फिर उसके बाद उसका महकमा तनफीजिया के अंदर अकाउंट कंप्यूटर बंद होता है, उसका फला जगह कंप्यूटर बंद होता है, उसका जवाजात में उसका मना सफर लगता है, मरूर के अंदर उसका मतलब वट एवर जो बैंक अकाउंट वगैरह, गाड़ी वगैरह सब चीजें बंद होती है। तो जब बंद होती हैं क्योंकि पैसे पे करने होते हैं, तो जिस वक्त पैसे पे हो जाते हैं तो वो खुलती भी तो है ना, फिर वो कौन खुलवाता है? वो हमारा कॉन्सुलेट का बंदा खुलवाता है। अच्छा, ठीक है, वो सारे काम कॉन्सुलेट का बंदा करता है। अगर उस बंदे को जेल से बाहर आके सऊदीया के अंदर ही रहना होता है तो वो उसको बाइज्जत बरी करवाता है। ऑन द अदर हैंड दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उसको यहाँ से सफर करवाए, और मोस्टली केसेस में कॉन्सुलेट पैसे पे करके अपनी जेल से टिकट लेके उस बंदे को पाकिस्तान भिजवाती है। जबरदस्त भाई, देख ले, ठीक है। ये वो चीज है जो आलल अवाम आम में आके कोई भी आपको नहीं बताता। क्यों? क्योंकि हम जाते हैं 2 दफा पासपोर्ट की पर्ची लेके हाथ में धक्के खाते हैं, हम बोलते हैं यार ये सारे एक जैसे। सफर बहुत मुश्किलात होती हैं, चीजें, ठीक है। और मुश्किलात क्यों होती है मैं आपको बताऊं, वो मुश्किलात इस वजह से होती है क्योंकि हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। बिल्कुल, ठीक है। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो वो नसर भाई हैं, उनके पास पूरी वेरिफिकेशन होती है, सारी उनके पास डिटेल्स हैं, सारा चीजें हैं। फिर वो वेरीफाई करने के बाद वो कैसे कैसे वेरिफिकेशन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा है, मोहम्मद नाम है उसका,
ठीक है, मोहम्मद भाई जेल में जाता है, उसके ऊपर केस है 50,000 रियाल का। अब मोहम्मद का केस आता है नसर भाई के पास। नसर भाई उसको वेरीफाई करते हैं पाकिस्तान से कि आपका ये बंदा है, बेटा है, हस्बैंड है, बच्चा है, जो भी है वो यहाँ पे बंद है, क्या आपका ही है, आप लोगों के माली हालात क्या हैं। हो सके तो बंदा वहां पे जाके उनके माली हालात चेक करता है, उनके घर देखता है, सारी चीजें देखता है कि ये चैरिटी के मोहताज हैं या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है कि भाई जहाँ पे जिसके साथ हो। अब जैसे जब केस शेयर होता है तो अक्सर लोग आके ये कहते हैं कि यार ये जो बंदा जिसने केस किया उससे पैसे कम करा लो ना। इजी नहीं है, इजी नहीं। आप किसी बंदे के पास जिसको पता है कि ये बंदा जेल में है, मेरे ऊपर, मैंने इसके ऊपर केस किया हुआ, ये पैसे मेरे पास आएंगे ही आएंगे, तो मुझे एक बात बताएं, कौन होगा ये 50,000 से 5,000 लेके उसको छोड़ देगा? कौन? बहुत ही अल्लाह का बंदा होगा तो बोलेगा ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं भाई मेरे पैसे तो सीधे से आ रहे हैं, वो तो जेल में इसके घर वाले भर के इसको निकालेंगे तो मेरे पैसे तो आएंगे। तो इसी तरीके से वेरिफिकेशन होती है, सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद जब वहां से वेरीफाई हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, फिर वो केस मुझे फॉरवर्ड करते हैं कि अब आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये केस लगा दें। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू नसर भाई एंड दिस पार्टियां, जो माशाल्लाह तबारक अल्लाह मेरा मतलब इतनी जल्दी जल्दी ये लोग केसेस सॉल्व करते हैं। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मैं बोलूँ कि मैं ये केस लगाता हूँ 2 दिन में सॉल्व हो जाता है, नेवर। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक तरीके से चूज किया कि भाई ये वसीला बन ये काम करो। ठीक है, और इन लोगों का सबसे बड़ा क्रेडिट है जो एक दफा कहने पे, वही क्रेडिबिलिटी वाली बात आती है कि जो एक दफा कहने पे हजारों लाखों रियाल पे करते हैं। ठीक है, और पे करते हैं विद इन नो टाइम। बिल्कुल, यानी आप ये कह लें कि 2,90,000 रियाल का केस अगर 4 दिन में क्लियर हो जाए तो वो विद इन नो टाइम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, और वो केस 16 साल से फंसा हुआ था। बिल्कुल, ठीक है, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू देम कि जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स पे करके और उसको फौरन उसको खत्म करवाते हैं। तो ये वहां से होता है। फिर उसके बाद मेरे पास अक्सर ये रिक्वेस्ट आती है जैसे ही कोई केस वो होता है कि यार भाई हमारे कामे की फीस पे करवा दें भाई हम। अच्छा, आप एक मैं इस पे सवाल करूंगा ना जी। जैसे ही आपने कोई केस सॉल्व करा जी, और उसके बाद लोग देखते हैं भाई माशाल्लाह सलमान भाई ये कहने पे केस सॉल्व हो गया, तो मेरे जहन में भी आता है कि मेरे पास भी कुछ केस हैं ऐसे, तो आप पर्सनल केस कोई भी नहीं लेते, किसी कोई इंटरटेन नहीं करते? देखिए मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं पर्सनल केस क्यों नहीं ले सकता। समझ गया वो, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताया ना कि फंड रेजिंग अलाउड नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जेल वाले केसेस लेता हूँ, वो भी कॉन्सुलेट के थ्रू। कॉन्सुलेट के थ्रू कॉन्सुलेट के थ्रू जो चीज मेरे पास आती, क्यों मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे आपको पता है कि सऊदी के अंदर रूल्स बहुत सख्त हैं। बिल्कुल, ठीक है, और कहीं पे भी आप जरा से भी चूकते हो तो क्या होता है? ट्रबल हो जाता है, खुदा न खास्ता आपको खुद प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे कहीं बेहतर है कि आप सीधे चलो। अच्छा, उस केस के बारे में बताएं कि आई गेस रमजान या उससे पहले केस आया था कि एक साहब थे जेल में, काफी बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी थी उनकी, और उनकी पेमेंट हुई और वो पाकिस्तान पहुंचने से पहले शायद उनकी डेथ हो गई जी। राइट जी, क्या केस हुआ था? रियाद जेल में थे वो। अच्छा, रियाद में थे जी, रियाद जेल में थे, और उनके ऊपर आई थिंक 1,80,000 रियाल का केस था। आई एम नॉट श्योर 1,80,000 था या 1,40,000 था, अलमहम लाख से ऊपर था। ओके, ठीक है, वो उनकी पेमेंट हुई थी ऑलमोस्ट, वो मेरा सबसे एक तरीके से कह लें कि फास्टेस्ट केस था वो। अगेन मेरा नहीं, मतलब वो जो केस था जी जी, वो विद इन 48 आवर्स पूरा कंप्लीट हो। और कितना अमाउंट था? यही 1,00,000 से ऊपर था, 1,40,000 या 1,00,000 इस तरह से था, 1,40,000 या 1,80,000 था। तो वो अमाउंट पे हुई है, उसके बाद फिर उनका पूरा पेपर वर्क हुआ। हाँ, अगर ये इसका भी मैं बता दूं कि जब अमाउंट पे हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, फिर से सारी जगह से कंप्यूटर्स का सारा काम होता है, ओपन होता है, सारा कुछ होता है, उनका रिकॉर्ड क्लियर होता है कि पेमेंट हो गई। जो दूसरा बंदा होता है, दाई होता है, उसको पेमेंट होती है, महकमे के थ्रू उसको पेमेंट होती है। और ये पैसे जो लोग पे कर रहे होते हैं, ये मेरी या कॉन्सुलेट की जेब में नहीं जा रहे होते जी जी, डायरेक्ट अकाउंट में, ये डायरेक्ट जा रहे होते हैं महकमा तनफीजिया मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एग्जीक्यूशन एजेंसी के अकाउंट में, जो डायरेक्ट पे करते हैं दाई को। मतलब ये वो बड़ी बातें हैं कि कोई भी इसको बिना किसी ऑथेंटिसिटी के नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें गवर्नमेंटल चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो पैसे जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एग्जीक्यूशन एजेंसी, फिर वो पे करती हैं जब कंप्लीट हो जाती है अमाउंट दाई को। क्योंकि जब ऑनलाइन जाके अकाउंट में पेमेंट की जाती है तो वहाँ बैलेंस भी आ रहा होता है, कितना आ रहा है। और मैं अक्सर वीडियो में ये मेंशन करता हूँ कि जितना बैलेंस बच जाए कमेंट्स में मेंशन कर दिए। बिल्कुल, उसकी मेन वजह यही होती है कि एक तो लोगों में मोटिवेशन बनी रहती है कि हाँ यार हो रहे, कम हो रहे, ठीक है, क्योंकि नंबर्स का बढ़ना और कम होना मोटिवेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है, पैसे पे हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अगले दिन तक जेल का दरवाजा खुला, चल मेरा भाई बाहर निकल, ऐसा नहीं होता। उसमें पूरी सारी चीजें, पेपर वर्क होता है, सब कुछ होता है। अगेन वही कॉन्सुलेट का बंदा आता है, सारी चीजें क्लियर करता है। फिर उसके बाद अगर उस बंदे को बाहर सऊदीया निकलना होता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, और अगर उसको पाकिस्तान ट्रैवल करना होता है तो उसका टिकट वगैरह लेकर उसको पाकिस्तान भेजते हैं। तो वो अंकल जो थे, अल्लाह बख्शे उनको, उनका रियाद एयरपोर्ट के ऊपर इंतकाल हो गया था। जिस दिन उनकी फ्लाइट थी, उस वक्त अच्छी खासी एज थी इनकी, 80+ के थे वो। और कब से और मेरा ख्याल से काफी टाइम हो गया इस चीज को, तकरीबन 2-3 साल पुराना केस है ये। मेरे ख्याल से 4 या 5 साल से जेल में थे वो। आप यकीन करें, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5-5 हजार रियाल की वजह से जेल में, और पिछले 4-4 5-5 साल से जेल में। बिल्कुल। तो अल्लाह आपको ये वाली बहुत चीज ज्यादा खैर दे इस मामले में भाई, हाँ। जो आप ये काम कर रहे हैं बिल्कुल छोटा नहीं है सर, ये वही बहुत वाली बड़ा बात है काम कि ये मैं नहीं कर रहा, अल्लाह आपसे ये अल्लाह ताला करवा रहा है, और ये लोग करवा रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं मेन। मैं सिर्फ एक वसीला हूँ, मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसकी वजह से ये लोग पैसे पे करते हैं, और उससे सारा काम होता चला जाता है। इसमें मेरी कोई भी वो नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि भाई ये काम मैंने किया। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ इस पे, कि उन्होंने जो नजर भाई, उन्होंने मुझे बोला कि हम जब रिसेंटली केस एक सॉल्व हुआ था, वो 16 साल से अंकल जेल में थे। तो माशाल्लाह 16 साल, यानी जब वो जेल में गए थे तो उनकी एज 30 साल थी, और 16 साल के बाद वो 46 साल के हो गए। उनकी एक बेटी 1 साल की थी, और एक बेटी माँ के पेट में थी। ठीक है, तो एक बेटी उनकी 17 साल की और एक 16 साल की। अब तो अल्लाह भला करे आपका, मतलब अब 46 साल के हो के अब वो जेल से निकल रहे हैं। उनसे जब मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है। ठीक है ना। तो वो वाला केस जो है, बड़ी मजे की एक बात। हाँ, तो जब वो केस सॉल्व हुआ था तो नसर भाई ये कह रहे थे कि हम आपको कॉन्सुलेट में बुलाएंगे और सारा कुछ, मतलब एक तरीके से हम आपको एक अवार्ड पेश करेंगे, अप्रिसिएशन वो करेंगे। कॉन्सुल जनरल साहब ने ये बात की है। तो मैंने उनसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट की थी कि इसको जितना हो सके ना करें, क्योंकि ये फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने का वो होता है कि यार, कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने शुरू हो जाएंगी कि यार मुझे इसका ये रिवॉर्ड भी मिले, इसका मुझे ये अवार्ड भी मिले। मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है अल्लाह ताला से। तो मेरी कोई भी दुनियावी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस बेस में अगर मैं बड़े बैठ के बात करूं कि यार मेरी वजह से तो ये हो जाता है, मगर और ऐसा कुछ भी मोटिवेशन मिलेगी ना। और भी हमारे जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं जी, मेरा ख्याल से अगर सबके पास अच्छी ऑडियंस है, जो बड़े बड़े नाम आते हैं, अगर सब लोग जहां जहां दुनिया, क्योंकि दुनिया के जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं वहां पे इस किस्म के मसले मसाइल होते हैं। तो अगर जो हमारे पास सोशल मीडिया की पावर है कि अगर 1.5 लाख रियाल, 2 लाख रियाल अगर आप लोगों से चैरिटी करना शुरू करोगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, और अगर किसी को आप बोलते हो तो सबसे पहले वो समझता है कि आप झूठी बोल रहे हो, वो यकीन ही नहीं करता। अगर वो आपको हेल्प करता भी है तो आपको 5 रियाल, 10 रियाल, 50 रियाल ऐसे दे देगा, राइट। इसके अंदर जो आप केस शेयर करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, महकमे के साथ, आईडी के साथ, सबसे बड़ी जो चीज है वो जो रकम सदाद होती है, ताकि इंसान खुद लॉग इन करता है अपने अकाउंट से। इसमें शेयर करने का भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि ना पैसे मेरे पास आ रहे हैं ना आपके पास जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं सीधा गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल। उसमें एक, और मैं उस वीडियो के अंदर ये मेंशन करता हूँ क्योंकि ऐसे बीच में स्कैम्स हुए थे और मेरे सुनने में आया था कि भाई जब मैंने वीडियो शेयर की तो उसमें जो मेरे दोस्त वगैरह थे, वो थे मतलब नॉन फेस जो मेरे साथ इसमें शामिल हुए यूट्यूब वीडियोस वगैरह में, तो उन्होंने लोगों से ये करना शुरू कर दिया था कि आप पैसे दें, हम पे कर देंगे। तो मैंने उस पर ये बोला कि भाई मैं या मेरी टीम से कोई भी बंदा पैसे लेने का रवादार नहीं है, और ना ही हमें अलाउड है, और लिटरली हमें अलाउड नहीं है किसी। यानी यकीन करें, लोग इस बात की खुद गवाही देंगे। मुझे अक्सर लोग मैसेज करके अमेरिका से, कनाडा से, यूएई से, कि भाई हम पैसे, पाकिस्तान से कितने लोग ये कोशिश कि हम आपको पैसे दे देते हैं। और मैं उसमें हमेशा ही बात करता हूँ कि आपके पैसे पे करने के 2 तरीके हैं, एक आप खुद सऊदीया में हो, दूसरा आपका कोई ट्रस्टवर्दी शख्स सऊदीया के अंदर हो तो आप उसको पैसे भेज दें, वो कर देगा। तो वो अक्सर मैसेज आते हैं कि सर हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप में, लेकिन मुझे अलाउड नहीं। मैं किसी से भी एक रियाल लेके, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरा कोई भी एक अकाउंट चेक कर सकता है, कोई भी हर चीज चेक कर सकता है। मैंने कभी भी किसी भी चीज में, किसी भी मद में एक नो सलाला भी किसी से नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइप के केसेस वगैरह में कभी भी किसी से कोई चार्ज नहीं किया कुछ, कि भाई आप मुझे इतने पैसे दें मैं आपका ये करवा देता हूँ, या कुछ भी नहीं। इसी वजह से शायद अल्लाह ताला की जबान में असर और ये वाली चीज है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये बताएं कि रियाद कब आ रहा है? सर रियाद जब आप बुलाएंगे आ जाएंगे। आपका रेस्टोरेंट है, मार्केटिंग करा रहे थे। अब मैं आपको नेट टाइम भेज दूंगा। सलमान भाई ने वैसे ही बता दिया तो लाजमी बुलाना पड़ेगा। वैसे एनी टाइम और जरूर आए यहाँ पे, रियाद सीजन आए,
और रियाद में तो आपको पता है कितनी रौनकें लगी हुई। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया, बहुत मॉडर्न हो गया माशाल्लाह रियाद। वो तो सब जगह ही हो रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ का फर्क है कोई मॉडर्नाइजेशन में और वहाँ। यार नहीं, मैंने सुना है कि वहां पे बहुत ज्यादा एक तरीके से ये कह लें कि जो इवेंट्स हैं और जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो बड़े कोई हाई लेवल पे हो रही हैं। और जो यहाँ पे जो है ठीक है, यहाँ पे फार्मूला हो रहा है, फॉर एग्जांपल WWE हो रही है, अभी कमिंग वीक में WWE हो रही है, लेकिन वहाँ की जो एक्टिविटीज हैं वो बड़े मतलब हाई बेस की हैं। ये तो है, तो वो जरूर देखने आएंगे। फॉरनर बहुत आ रहे हैं, चेंजिंग तो आ गई है और पूरे सऊदी अरब में ही आ रही है। अल्लाह ताला जो ना सब पे पॉजिटिव रहे, सब चीजें अच्छी रहे। बिल्कुल। और जो है ना आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच सर। आपका शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक अच्छे मैसेज पहुंचा सकें। और जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका वीडियो देखने का, थैंक यू।